ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम जो डिराइव हुआ था वो हुआ है ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दो तरह के होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इस तरह से शुरू में ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सिर्फ एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी कि सुपर नेचुरल पावर जो है उसी के थ्रू ही सिंथेसाइज हो सकते हैं, हम लोग आर्टिफिशियली इन कंपाउंड को नहीं बना सकते। ऑर्गेनिज्म जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, एनिमल्स हो गए, तो ये एनिमल्स इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, फैट है, प्रोटीन है, इस तरह की चीज़ें इसमें हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी तरह से नॉन लिविंग के अंदर क्या आ जाए, जैसे शुगर केन है, कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर पाया जाता है, प्रोटीन्स हैं, ये भी काफ़ी चीज़ों में पाई जाती है। तो इस तरह से ये लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कंपाउंड पाए जाते थे, जैसे कि फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जा रही थी। मगर जब एक पहला कंपाउंड बनाया जो कि तुमने सुना होगा बच्चों, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, होलर्स प्रोसेस। होलर्स प्रोसेस में क्या बताया गया, बताओ बच्चों। उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया को सिंथेसाइज किया था। कहाँ, एक अभी दिखा रहे हैं इसको, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दें कि वाइटल फोर्स थ्योरी बना था। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं सर, अमोनियम साइनेट से बनाया। हाँ, अमोनियम साइनेट से। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, जबकि होलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया बना दिया। ये था NH4Cl, अमोनियम साइनेट हीट करा, NH2CO NH2 यूरिया बन गया, और यूरिया ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाए तो एक धूम मच गई कि वाइटल फोर्स थ्योरी का रिजेक्शन हो गया। ये गलत है कि हम लोग जो है लैब में प्रैक्टिकली सिंथेसाइज नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये प्लांट्स और एनिमल्स में ही नेचुरली ही पाई जाती है और हम लोग नहीं बना सकते। इस थ्योरी का फिर रिजेक्शन हुआ। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे बनाए गए कि उनका नाम याद रखना पॉसिबल ना हो सका, लाखों करोड़ों तैयार हो गए। इसके लिए एक सिस्टम डेवलप करा गया, उसमें रूल्स रखे गए कि हम लोग इन रूल के थ्रू पढ़कर किसी भी नए नेम को अप्रोच कर लें। उसकी कंडीशन है सारे कंट्री में, जैसे IUPAC का मतलब ही क्या है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर हम लोगों ने वो रूल को बना रखा है। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम जो यहाँ पर बनाते हैं तो कोई चाइना में भी उसको वही नाम बोलेगा, कोई अमेरिका से पढ़ रहा है तो वो भी वही नाम बोलेगा। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल्स जो है वो हम लोगों ने बनाए ताकि इतने सारे नामों को हम याद तो रख नहीं सकते, तो उन रूल्स के थ्रू हम उसके नामों को बुला सकते हैं। उस चीज़ को हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे, मगर ये उसकी बैकग्राउंड थी कि कहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हो रहे थे आर्टिफिशियली, उसके लिए तो एक थ्योरी थी, मगर कहाँ जब बनना शुरू हुआ तो इस कदर कंपाउंड बन गए तो उनका नाम याद रखना पॉसिबल ना हो सका, तो हमें उनकी नेमिंग के भी रूल्स बनाना पड़ गए। तो ये ऑर्गेनिक के बारे में थोड़ा सा, उसके सिर्फ ऑर्गेनिक नाम का मतलब है इसमें क्या था। तो अब हम दो चार इसमें पॉइंट नोट करें बच्चों, और लिखो उसमें कि फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो, फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो। हाँ बेटा सर, बोलो। सर ये इंटेंशनली तो नहीं बनाया था ना सर, एक्सीडेंटली बन गया था। हाँ, एक्सीडेंटली बन गया था। ऐसे ही है कि फर्स्ट ये तो इनऑर्गेनिक से बना है, अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक है और यूरिया बना ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बताइए कि जो अपने ही एलिमेंट से बनाया गया है, वो एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया हुआ फर्स्ट है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इसमें नोट करो, इसमें फर्स्ट पॉइंट कि नेम ऑर्गेनिक इज डेराइव्ड, नेम ऑर्गेनिक is
derived. Name organic is derived from organism. Organism. फिर उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, हेडिंग नहीं डालेंगे, ऐसे एक पॉइंट नोट कर लेंगे इसको। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड organic compounds are found only in living things। ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम लोग जानते ही हो, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही आ सकते हैं इसमें। सर कोई मैसेज टेक्स्ट कर रहा है। हाँ अच्छा सर मैसेज देख लीजिए। वो क्योंकि हमारा पूरा सेटअप लगा हुआ है तो उसको आंसर कर दो। शशांक वो होगा, क्या पूछ रहा है? सर बोर्ड क्लियर नहीं है। अच्छा बोर्ड क्लियर है, अच्छा बोर्ड पे तो क्लियरिटी होना चाहिए थी। चलो हम रीड करके बताते हैं इसको। नेम ऑर्गेनिक इज डेराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन है अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों इसमें कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, फॉर्म लिख देते, इज यूरिया। ठीक है, सिंथेसाइज्ड इन लैब इज यूरिया। पोलर्स सिंथेसिस कहते हैं इसे। अच्छा किससे बनाया गया, नाम लिख लो। NH4CnO जो कि है अमोनियम साइनेट। इसको हीट करने के बाद NH2CO NH2 बन गया, यूरिया है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, फिर बच्चों इसमें नेक्स्ट आ रहा है सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम देयर एलिमेंट्स, first organic compound formed from their elements is acetic acid। ये acetic acid, ठीक। ये पॉइंट समझ नहीं आया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया गया। इससे पहले ये माना जाता था कि हम लोग लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये सिर्फ नेचुरली अगरिंग कंपाउंड है जिसे हम प्लांट्स या एनिमल्स के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स के थ्रू ले लेते हैं। अच्छा एलिमेंट्स वाला, एलिमेंट ये तो देखो अगर यहाँ पर आ जाता है तो एक अगर छोटा सा क्वेश्चन ये बनाया जाए, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कौन सा है जो बनाया गया, तो वही है। मगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनाया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया। तो ये क्वेश्चन एक अलग बन सकता है कि पहला
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया है, ये हुआ। फर्स्ट बनाया कौन गया, ये गया। मगर एक दूसरा क्वेश्चन भी बन गया यहाँ पर। दूसरा ये बन गया कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो किसी और कंपाउंड से ना बनकर प्योरली इसी के एलिमेंट से अगर बन रहा हो तो उसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो ये एसिटिक एसिड एलिमेंट्स का बनना क्या मैंने है, बनाया था। कार्बन है। देखो ये है एसिटिक एसिड, ये तो इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इससे जब ये फॉर्मेशन हुआ तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो अपने ही एलिमेंट से मिलकर बनाया गया वो ये है। उसको हम लोग कोलबेस मेथड कहते हैं, ठीक है। ये तो ये बात तो वेल नोन थी। एक ये भी बात पूछने के लिए बन जाती है। एक बात और देखो बच्चों, नेचुरल सोर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम नेचुरल सोर्स, ठीक है। फिर बच्चों ये गलत बात कि कोल से और पेट्रोलियम ये नेचुरल सोर्स है, नेचर से जहाँ हमें कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। ये बेंजीन है, पेट्रोलियम है, ईथर है और केरोसिन ऑयल है, डीजल है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं पेट्रोलियम के ही। पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट कर करके प्यूरिफाइड करके हम लोग ये चीज़ें निकालते रहते हैं। तो ये तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए जो कि हमें नेचुरल सोर्स से मिल रहे हैं। और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बना रहे हैं, जैसे कि डाइज हैं, ड्रग्स हैं, जितनी दवाएं हैं, प्लास्टिक है, नाइलॉन कपड़ा है, PVC, ये सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक। तो फिर इसके बाद पढ़ते हैं कि ये नेचुरल सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, कोल या पेट्रोलियम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत काम की बात है कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो इतने नोन होते हैं उसका मेन रीजन क्या है। तो सबसे मेन बात आ रही है ये, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स known due to catenation property, due to catenation property। catenation property के ब्रैकेट में लिख लो सेल्फ लिंकिंग, चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, चेन फॉर्मेशन सेल्फ लिंकिंग भी है, क्या, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कंपाउंड्स के बाद क्या लिखा है? कुछ ये लास्ट पॉइंट में ना, लास्ट पॉइंट में यस सर। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स नोन ड्यू टू या आर नोन ड्यू टू ओके कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, CATINATION, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में लिख लो चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी या चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। एंड इसी के बाद लिखो एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज ड्यू टू बड़ा काम की बात, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई बॉन्ड एनर्जी। तो ये इसका रीजन था कि लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो नोन होते हैं उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या थी, चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी।
चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी क्यों थी? क्योंकि कार्बन का साइज स्मॉल होता है और हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी भी ये काफ़ी मैटर करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जैसे डिफरेंट तरह के ह्यूमन बींग्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपना नेटवर्क अच्छा तैयार करते हैं। तो कोई भी नेटवर्क बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ तक पॉलिटिशियन का एक नेटवर्क ही होता है, जो ऊपर है हेड, वो एक बंदा रहा है, उसने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा है। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी हर किसी में नहीं होती। तो इस तरह से जो कार्बन के बारे में पता किया गया, वो पहले तो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए नहीं जा सकते, नेचर से हम लेते हैं। इसके लिए एक थ्योरी भी थी, वाटल फोर्स थ्योरी। फिर जब बना लिए गए फर्स्ट सेकंड कंपाउंड, तब यहाँ से उस थ्योरी का तो रिजेक्शन हो गया कि नहीं, ये थ्योरी गलत थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बिल्कुल सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ से बन गया। फिर जब ट्राई किया गया तो इतने कंपाउंड बनने लगे कि उनका नाम याद रखना पॉसिबल नहीं हो सका। तो केमिस्ट्री का 1/3 स्पेस सिर्फ एक कार्बन के कंपाउंड्स को दिया गया कि सिर्फ एक कार्बन के अंदर इतना बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी है, जो कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी है, कि इतने सारे कंपाउंड बना लिए उसने कि उसको हम नामों को याद नहीं रख सकते। तो इतना बड़ा स्पेस ले लिया कि 3 तरह से केमिस्ट्री हो गई, जनरल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, इनऑर्गेनिक हो गई। जनरल में ही फिजिकल का एक पार्ट भी है कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो जनरल में हम बेसिक चीज़ें होती है, वैसे तो फिजिकल और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होती है। तो 1/3 तो इसने ये ले लिया, ठीक है, 1/3 स्पेस ले लिया। तो वो किस वजह से था? इसका साइज जो है वो स्मॉल है कार्बन का, और बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, जिसे हमने कहा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कितनी ज़्यादा है? हजारों कार्बन की चेन के कंपाउंड बना सकता है। जैसे आईयूपीएसी थोड़ी बहुत तो तुमने पढ़ी है 11 में, जैसे यहाँ पर Cl लगा दिया तो ये क्या हुआ, 1 क्लोरोपेंटेन हो गया। यहाँ लगा दिया गया 2 क्लोरोपेंटेन बन गया, यहाँ लगा दिया 3 क्लोरोपेंटेन बन गया। फिर इसी में डबल बॉन्ड बना दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 क्लोरोपेंटीन 1, यहाँ लगा दिया 3 क्लोरोपेंटीन 2। इस तरह से सिर्फ 5 कार्बन के ही देखा जाए तो सैकड़ों नाम इसी के बनके तैयार हो जाएंगे अगर हम छोटे छोटे चेंजेस करते रहें। तो तुम सोचो कि जहाँ पर इसकी हजारों कार्बन की चेन बन जाएगी तो कितने सारे कंपाउंड बन जाएंगे, उनको कैसे याद रखा जाएगा। और ये सारा प्लस पॉइंट किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि कार्बन के अंदर ही एबिलिटी है कि इतनी हजारों कार्बन की चेन बना सकता है, बाकी और एलिमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं थी जो इतनी लंबी चेन बना सके। दूसरी बात, कार्बन के अंदर एक ये भी खूबी है कि वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो सकता है। फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, नाइट्रोजन के साथ भी कर लेता है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, बस आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। तो कोवैलेंट बॉन्ड सारे टाइप के बनाना, मतलब सिंगल डबल ट्रिपल बनाना, और सारे एलिमेंट्स के साथ बना पाना, ऑलमोस्ट सारे मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ बना पाना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हेलोजन है, किसी के साथ भी और आपस में भी। तो इस तरह की ये प्रॉपर्टी जो थी वो और किसी कंपाउंड में नहीं है, और किसी एलिमेंट में नहीं है जो कि इतने सारे कंपाउंड बना सके। इसीलिए इस लेवल पर पूरी ऑर्गेनिक पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर यानी पूरे यूनिवर्स के अंदर और कोई एलिमेंट नहीं है जो इससे ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पा रहे हो। समझे? इससे ज़्यादा कार्बन का, इसके ज़्यादा नंबर में कंपाउंड का फॉर्मेशन कोई और एलिमेंट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? प्रॉपर साइज, स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉडरेट, हाई बॉन्ड एनर्जी। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, अब बॉन्ड एनर्जी क्या होता है ये बात पता होगी, और तुम सुन भी लो, शायद भूले हो कि जब एक एटम HH ने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। सपोज कर लो कि यहाँ 50-50 एनर्जी थी। अब जब ये लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करके H2 बनाते हैं, उस वक्त 100 एनर्जी जो रिएक्टेंट की थी वहाँ से 20 एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पे कितनी बनी? 80 एनर्जी इसकी बची, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई।
जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो अब तुम देखो, जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ से इस बॉडी को ड्रॉप किया गया तो यहाँ से नीचे तक आने में इसकी mgh ज़्यादा से कम हो रही है। जब भी एनर्जी हाई से लो की तरफ जाता है तो तब सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट होता है, स्टेबल हो रहा होता है। जब भी हम इसकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे तो ये अनस्टेबल होगा, मगर अगर हाई से लो एनर्जी की तरफ कोई सिस्टम मूव करता है तो वो और स्टेबल होता हुआ चला जाता है। तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी को रिलीज करके बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। अगर H2 के बॉन्ड फॉर्मेशन में 20 कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है तो अगर हम H2 के बॉन्ड को ब्रेक करके HH फ्री एटम में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक इतनी ही एनर्जी इसकी रिक्वायर्ड होगी, तब वो फ्री एटम में कन्वर्ट होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त बनी ही रिलीज एनर्जी या बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त रिक्वायर्ड एनर्जी ही बॉन्ड एनर्जी कहलाती है, जिसको हम लोग आगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में पढ़ते थे, या इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ते थे और वहाँ पे हम इसे लैटिस एनर्जी कहते थे। और लैटिस एनर्जी जब होती थी तो बहुत सारी एनर्जी का समेशन से वो निकल कर आती थी, जिसमें सब्लिमेशन एनर्जी भी थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी थी। मगर इसको अगर डिटेल में ले जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, और उस वक्त ये अपने आप में खुद बड़ा सा एक टॉपिक है, जिसमें अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो बॉल-हैबर साइकिल पूरी इसमें डिटेल स्टडी के लिए बताई गई थी, बॉल-हैबर साइकिल, जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो पिछली प्रीवियस क्लास की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ कर आगे की चीज़ों को समझ लें। अगर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पिछले किसी बैच में और कनेक्ट होकर उसमें सारी चीज़ें पढ़ लेना। अगर ना पढ़ पाओ तो कोई बात नहीं, उसको हम ऐप में अपने सारा अपलोड कर देंगे, तो एक सीरीज वाइज उसको देखते हुए चले जाना एक प्रॉपर ऑर्डर में। तो कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी ध्यान रखना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, तो और मोल कंसेप्ट, ये 4 तो चैप्टर जो है वो मेन जान है इसमें। बाकी ज़रूरत हर किसी की पड़ती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, इक्विलिब्रियम भी आएगा। तो पिछली किसी भी चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर हमें पड़ जाएगी। ये नहीं था कि वो पिछली बुक्स थी या प्रीवियस क्लास था, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो केमिस्ट्री के लिए ये मेन एक प्रॉब्लम है, प्लस या माइनस पॉइंट है कि सारी इंटरलिंक्ड है। अगर हम चीज़ों को रिलेट करते हुए समझते चले जाएं तो उतना ही आसान होती चली जाती है, और अगर हम यही उसको याद करने की कोशिश कर लें तो उतनी ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि उसे फंडामेंटल से सीख लिया जाए, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, और इससे हमारा सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, हटा दें इसको फिर। तो ये दरअसल बात थी कि कार्बन के अंदर ये सारे फीचर होते हैं। फिर एक 12th में इक्विलिब्रियम का यूज है सर? हाँ, इक्विलिब्रियम की भी बात, जैसे कि हम लोग जब PDF P ब्लॉक, D ब्लॉक, A ब्लॉक पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आता रहेगा। एक बार सरफेस केमिस्ट्री में भी एक पॉइंट आ गया था इक्विलिब्रियम का। तो ये इस तरह के बेसिक्स हैं, कभी भी किसी भी चैप्टर में आ जाते, यूज हो जाता है। 11th में पढ़ नहीं पाए थे इक्विलिब्रियम? नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अभी टाइम है, हम लोग फिर किसी दिन जो है इसी तरह से किसी अच्छे दिन इक्विलिब्रियम को रख के दोबारा समझ लेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ाई को सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि जस्ट कोर्स खत्म करने के लिए। तो उसके लिए कभी संडे को या कोई फ्री टाइम हो सुटेबल ऐसा, उसमें कर लेंगे। नहीं तो एटलीस्ट 11th वाला शुरू हो रहा है, उस वाले बैच में जब ये वो टॉपिक होंगे तुम लोगों को बता देंगे, तुम लोग देख लेना। उस वक्त टाइम ना हो तो कोई बात नहीं, ऐप से बाद में देख लेना। बस उतने कंसेप्ट क्लियर कर लेना, याद हो या ना हो कोई बात नहीं, बस कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि जब भी हम इसे यूज़ करें तुम्हारी समझ में आ जाए कि हमें इस तरह से यूज़ हो रहा है। ठीक, तो उसमें पिछली क्लास की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। और क्योंकि जिसको अगर 12th करके पास होकर पढ़ाई छोड़ना है उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको आगे भी पढ़ना है उसे हर एक चीज़ पता होना चाहिए पिछले क्लास की और अभी भी। तो चलो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक दो पॉइंट लिखो फिर बताते हैं। तो टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन was first given was
first given by Liebel and Van 't Hoff. Liebel and Van 't Hoff. तो ये फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर है, ब्रैकेट में लिख लो, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर in organic chemistry. In chemistry. तो इस बात से तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता लग रही होगी कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन वाज फर्स्ट गिवन बाय लीबेल एंड वैन 't Hoff, जो कि फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर हैं केमिस्ट्री के फील्ड में। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात रही होगी जिस बात पर नोबेल प्राइज दिया गया, और वो भी केमिस्ट्री की पूरी दुनिया में पहला नोबेल प्राइज है इस बात पर मिला। तो इस बात से इसकी इंपॉर्टेंस से पता लगता है कि क्या है। अब इसे समझते हैं कि है क्या टेट्रा वैलेंसी, इन्होंने इसमें क्या बताया था। तो अब सेकंड पॉइंट में इसको लिखते हैं, टेट्रा वैलेंसी of carbon is due to promotion of yes excitation भी कह सकते हैं of an electron, promotion या excitation of an electron from 2s2 to 2p2, 2s2 से 2p2 तक। अब ये कैसे हो, जैसे कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया, पहले कॉन्फिगरेशन बना के दिखा दो। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है, हम लोग पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, कॉन्फिगरेशन लिखना है, कॉन्फिगरेशन भी हमें पता होगा, सीखा था हम लोगों ने, 1s2 2s2 2p2। तो ये 1s याद है ना तुम्हें कि किस तरह से होता था, न्यूक्लियस होता था जहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते थे, फर्स्ट शेल होती थी, सेकंड शेल होती थी, थर्ड शेल, इस तरह से। तो फर्स्ट शेल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 1s2 2s2 2p2 होता है। तो ये बात है ग्राउंड स्टेट की। मगर इसको अगर एक्साइटेड स्टेट में लिखें, जैसे इसके ग्राउंड स्टेट का एक ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं, तो पता है कि s के अंदर एक सिंगल ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दोनों की स्पिन अपोजिट होती है। ऐसा हमने पढ़ा था अबाउ में, हुंड, अबाउ और पाउली, इन सब में हम लोगों ने सीखा था। और p के अंदर ऑर्बिटल होते हैं 3, फर्स्ट शेल में फर्स्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1। तो ये जो पहला स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड स्टेट का है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करके, इसे एनर्जी मिल रही होती, और एनर्जी जब मिलती है तो इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुँचता है, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में। तो 2s का सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होकर कहाँ चला जाता है, 2p के अंदर चला जाता है। और वैलेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। जब तक तुम लोग छोटे बच्चे थे तुम्हें बताया जाता था कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो करता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लेता है तो 2 वैलेंसी है, उस टाइम तुम लोग किड्स थे। अब तुम लोग बड़े हो चुके हो तो उसमें तुम लोग जो सीखोगे उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है हमेशा वैलेंसी, और ये बात जुड़ती है जाकर हाइब्रिडेशन से। समझ लिया? छोटे बच्चों को इस तरह से बता दिया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा तो इस तरह से 1 वैलेंसी होती है। जब हम इसको हायर लेवल पे जाकर पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं आती उस वक्त ये आता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हैं और कितने हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 sp3 है, sp3d है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर अगर इस वाले स्ट्रक्चर में देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, और बाद में एनर्जी मिलती है जब ये कार्बन किसी से बॉन्ड बना रहा होता है उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती तो वही एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है इसके इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने में, और ये इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो अपने नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो अभी शेल नहीं बदली, बस 2s से एनर्जी 2p की ज़्यादा है। ऐसा कहाँ तुमने पढ़ा है? ऐसा तुमने पढ़ा था अबाउ प्रिंसिपल में। याद करो अबाउ प्रिंसिपल में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन subshells in the
इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिल्ड। तो पहली बात तो ये हुई कि इलेक्ट्रॉन किस में फिल्ड होते हैं, सब शेल्स में, और किस ऑर्डर में, उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया था, वो तुम्हें याद होगा, इस तरह से 1s 2s करके एरो बनाए जाते थे, या और इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ तुमने तो n+l रूल पढ़ाया था कि जिसका n+l वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है। अगर n+l वैल्यू सेम आ जाए दो सब शेल की, तो जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो 2s की एनर्जी कम होती है 2p से, ठीक। तो अपने से ज़्यादा एनर्जी के सब शेल के अंदर, सब ऑर्बिट के अंदर, ये सब एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करके चला जाता है। तो यहाँ का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 4। तो जब ये 4 हो गई तो इसी वजह से इसकी टेट्रा वैलेंसी निकालेंगे, ठीक है। एक तो ये बात थी। फिर इसी के अंदर एक और एबनॉर्मलिटी आती है, एक कार्बन के बारे में आएगी बात। कार्बन के नीचे लेड है, तो लेड की बात अभी बाद में करते हैं। तो पहले एक नेक्स्ट पॉइंट में ये स्ट्रक्चर बना लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं। इसी वजह से कभी भी कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बना पाता, क्योंकि इसका रीजन क्या था। आयनिक कंपाउंड याद करो, आयनाइजेशन एंथैल्पी तुमने पढ़ा। जब भी किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं या किसी भी एक न्यूट्रल एटम से, गैसीय न्यूट्रल एटम से 1 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल पर जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये कह रहा था न्यूट्रल गैसीय एटम से 1 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अब तुम्हें याद होगा कि जब इस यूनिपॉजिटिव किसी भी एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन और रिमूव करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल और करते हैं, इसे हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और अब इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तब क्या होगा, इसको हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे, IE3 कहेंगे। और अगर इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया जाए तब इसका नाम क्या होगा, IE4 होगा। सॉरी। अब इसमें क्या हुआ कि जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती रहती है। यहाँ तक बढ़ती रहती है कि 4 ऑक्सीडेशन नंबर का +4 या -4 कंपाउंड अपने आप IE4 का कोई भी एलिमेंट या आयन नहीं बनता। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन किसका होता है बच्चों, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं जिनके अंदर एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, जो उनके बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त रिलीज एनर्जी से ही बॉन्ड बन जाए तब तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा सपोज कर लो 500 कैलोरी एनर्जी चाहिए इसमें और इतना बॉन्ड फॉर्मेशन आयन के वक्त बनते वक्त इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो ये बॉन्ड कहाँ से फॉर्मेशन होगा, ये तो तब होगा जब हम लैब में बनाएंगे। तो लैब में हम कितना बना देंगे, इसीलिए पूरी केमिस्ट्री की फील्ड में 95% रिएक्शन ऐसी होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती हैं, क्योंकि एक्सोथर्मिक स्टेबल रिएक्शन होती हैं और स्टेबल वाली अपने आप ही हो जाती है, उसे कराने की जरूरत नहीं होती। और 5% वो हैं जो एंडोथर्मिक होती हैं। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती हैं जब हमसे करा रहे होते हैं, और जब हमसे कराएंगे किसी भी रिएक्शन को तो वो बहुत एक लिमिटेड नंबर में होगा, बहुत कम होगा। कहाँ 95%, कहाँ 5%, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट मतलब ही समझ सकते हो कि पूरी केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, सेल्फ एक्टिंग रिएक्शन है। हाँ बच्चों, तो फिर इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखो इसमें कि ये तुमने यहाँ लिखा 2s2 2p2, इसके बारे में सारी बात बता दी और छोटे छोटे बेसिक से लेके कनेक्ट कर दिया जो कि तुम लोग भूले वो हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें बच्चों, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑलवेज, नेक्स्ट पॉइंट वीडियो नहीं आ रहा, क्या चीज, वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब तुम डेटा तो नहीं कंज्यूम कर बैठो कहीं। यहाँ तो हम लोग ठीक तरह से कनेक्टेड हैं, बाकी लोगों को आ रहा है, विजिबिलिटी है। आ गया। अच्छा आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों। तो वैलेंसी या टेट्रा वैलेंसी लिख देते हैं। टेट्रा को 2-3 बार हम इसमें नाम देते हैं और याद रखेंगे हमेशा। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज ऑलवेज कोवैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी जो कार्बन की हमेशा कोवैलेंसी, बिकॉज formation of C+4 and C-4 required greater energy। तो C+4 या C-4 बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है। उतनी एनर्जी रिएक्शन को अपने आप तो नहीं मिल पाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि CCl4 CaCl3 कौन है, पहचाना तो नहीं, क्लोरोफॉर्म। CH2Cl2 लिख सकते हैं। ये सर क्या होगा, डू नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट। तो ये सारे कंपाउंड कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। किसके साथ, विद AgNO3। क्यों, ऐसा क्यों है, ये एक क्वेश्चन है कि ये प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बना पाते। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री क्लोराइड आयन। इस वजह से देखो ये यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। अगर इसकी रिएक्शन HCl से करा दी जाए तो क्या होगा, अगर इसकी रिएक्शन HCl से करा दें वीडियो नहीं आ रहा तो अच्छा, तो बाद में देख लेना इसको, जो भी चीजें जा रही हैं सर, अपलोड कर देना है। हाँ, अपलोड कर देंगे। AgNO3 जो है वो ब्रेक हुआ Ag प्लस में, NO3 माइनस में, और HCl जो डिसोसिएट होगा H प्लस Cl माइनस में। तो AgCl यहाँ से तैयार होगा, HNO3 यहाँ से होगा। तो इस तरह से यहाँ पर AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और HNO3 आ जाएगा। तो जहाँ पे Cl माइनस होंगे ना, वहाँ AgCl बनेगा। अब अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जहाँ से Cl माइनस रिलीज ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट कहाँ मिलेगा। और ये कंपाउंड जो हैं CCl4, CaCl3, CH2Cl2, ये सारे कंपाउंड हैं कैसे, कोवैलेंट हैं। और आयंस कहाँ मिलते हैं हमें, ये कंपाउंड्स में, जो कि आयनिक कंपाउंड है। तो CCl4 में ऐसा नहीं होता कि CCl4 डिसोसिएट होगा और 4Cl माइनस मिल जाएंगे, कार्बन के ऊपर +4 आ जाएगा। अभी भी पढ़ा था कि कार्बन के ऊपर +4 या माइनस चार्ज नहीं आ पाता क्योंकि बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए नहीं आता। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये सारे कंपाउंड चूँकि कोवैलेंट कंपाउंड हैं, इसलिए यहाँ से हमें Cl माइनस में ब्रेकिंग नहीं होती, क्लोराइड आयन हमें नहीं मिल पाता, इसलिए ये AgNO3 के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देता। ठीक, अच्छा, तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं और बस इसका इंट्रोडक्शन हो गया। कल इसके आगे से आगे शुरू करेंगे। बल्कि एक पॉइंट चाहो तो और सुन लो उसमें, ऐसे ही जब ये तो हमने देख लिया, इसी तरह से CaCl3 की तरह ही ये क्लोरोफॉर्म है, एक ब्रोमोफॉर्म होता है, एक आइडोफॉर्म होता है। CHI3 इसको हम कहते हैं आइडोफॉर्म। तो इसमें लिख सकते हो, इसमें आइडोफॉर्म इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट विद AgNO3। AgNO3 के साथ AgCl की जगह AgI बना देता है। ठीक है, AgI बना देता है। तो AgI वो क्यों, क्योंकि CHI3 अनस्टेबल है, ये डिकम्पोज हो जाता है, इससे आयोडीन जब मिलती है
तो आयोडीन जो है AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgI यानी सिल्वर आयोडाइड बना देता है। और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी जो आयोडीन की होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन बाय डिकम्पोजिशन। तो आयोडोफॉर्म जो है अनस्टेबल कंपाउंड होता है, वो डिसोसिएट होकर क्या बना देता है, आयोडीन, और आयोडीन की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये आयोडोफॉर्म की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होने का रीजन हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बात जहाँ तक हो गई।